Hello friends, I am Mayank Agrawal, your chartered accountant. Today, as we know कि कल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट इनैक्ट हो गया है, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, which has replaced our existing act of Income Tax Act 1961. As a customary, on every starting of the 1st April, we greet to our clients, friends, well-wishers for the prosperity of the current accounting session and the financial session. In response to this greeting, when we highlighted that the biggest change on the 1st April 2026 is that now with effect from 1st April 2026, there will be a new Income Tax Act applicable on you, and for the proceedings till 31st March 2026, you have to follow the old erstwhile Act of 1961. The common question, the common query, जो common replies बेस्ट विशेस को ग्रीट एक्सचेंज करने के लिए आए, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन ये था कि हाउ दिस न्यू एक्ट विल बी इम्पैक्टिंग अ कॉमन मैन इन अ वेरी कॉमन सेंस. तो हमने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए कि एक कॉमन मैन के लिए ये नए इनकम टैक्स एक्ट क्या चेंज लेकर आ रहा है, या एज अ प्रिकॉशनरी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए. ये इनकम टैक्स एक्ट जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है वो 1 अप्रैल 26 से हुआ है. जो मैंने 31 मार्च टू 26 तक कमाया या मेरी जो भी इनकम थी उसकी कंप्लाइंसेस तो मेरी पुराने एक्ट में ही होगी, जो मुझे अपकमिंग मंथ्स में जुलाई अगस्त सितंबर में रिटर्न्स फाइल करनी है, ऑडिट्स कराने हैं, कंप्लाइंसेस करनी है. बट 1 अप्रैल 2026 से जो मैं रेकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन्स 1 अप्रैल के बाद इससे करूँगा, उसके लिए ये नए एक्ट का प्रोविज़न मुझ पर एप्लीकेबल होगा. So the first intention of changing this act from the old one is एक बहुत लेगेसी एक्ट हो गया था, बहुत इंटरप्रिटेशंस और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद ये एक्ट बहुत कम्बरसम हो गया था. उस सेंस में एक कॉमन पर्सन के लिए सिंप्लीफाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ओल्ड से न्यू इनकम टैक्स एक्ट में स्विच किया है. इस एक्ट ने कोई बहुत ज़्यादा मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं किए जो 31 मार्च 2026 वाले एक्ट में एप्लीकेबल थे, बट उसे सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है. एंड इन दिस सिंप्लीफाइड मैनर रीड्राफ्टिंग जब एक्ट की हुई है तो मेजर चेंजेस रिगार्डिंग रूटीन कंप्लायंसेस हुए हैं. इस वीडियो में हम 3-4 रूटीन कंप्लायंसेस जो कॉमन मैन को डे टू डे हिंड्रेंस में आएगा वो डिस्कस करने के लिए हम आए हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, द बिगेस्ट चेंज इन दिस एक्ट इज अ टैक्स ईयर. आज तक हमें अपने क्लाइंट को समझाते थे तो हम बोलते थे तू फिनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, 31 मार्च की बात कर रहा है, किस या असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है. व्हेन दे वर सेइंग कि मेरे को मेरी ITR दे दो, मेरी कंप्यूटेशन दे दो, या वन थिंग. बिकॉज पुराने अर्स्टवाइल एक्ट में प्रीवियस ईयर में जो हम कमाते थे उसका हिसाब हम असेसमेंट ईयर में देते थे. यानी अगर मैंने 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 को जो कमाया उसका हिसाब मुझे 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक देना होता था. तो ये प्रीवियस ईयर तो होता था 24-25 और असेसमेंट ईयर होता था 25-26. ऐसे ही जो 1 अप्रैल 25 से मैं 31 मार्च 26 तक मैंने कमाया उसका प्रीवियस ईयर तो 25-26 ही रहेगा और असेसमेंट ईयर 26-27 होगा. लेकिन 1 अप्रैल से नए एक्ट को इनैक्ट होने की वजह से इसमें एक नया चेंजेस आया है कि अब ये प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर हैज़ बीन गॉन और अब टैक्स ईयर की बात करेंगे. टैक्स ईयर कौन सा है? जिस साल की हम इनकम की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट टैक्स ईयर फॉर द एग्जिस्टिंग असेसीज ऑफ इनकम टैक्स विल बी टैक्स ईयर 26-27. कोई असेसमेंट ईयर नहीं, कोई प्रीवियस ईयर नहीं. और जो नए बिजनेसेस हैं वो जिस दिन से इस साल में शुरू होंगे उससे 31 मार्च 27 विल बी द फर्स्ट टैक्स ईयर. सो आज 1 अप्रैल 26 से पहला टैक्स ईयर शुरू हो रहा है और अब हम बात टैक्स ईयर की करेंगे, जो एक मेजर शिफ्ट है कॉमन मैन के लिए. सेकेंड थिंग, हमारे ओल्ड एज पीपल जो अब अप्रैल मई जून में हमारे अपने सेविंग्स के लिए, अपनी पेंशन के लिए बैंक्स में जाएंगे तो उस पर टैक्स डिडक्ट ना हो तो आज से पहले उन्हें फॉर्म 15G 15H भरना होता था. इस एक्ट में उस फॉर्म को चेंज कर फॉर्म 121 कर दिया है. तो ये एक बहुत मेजर चेंज है कि जिनका भी
नॉन सीनियर या सीनियर सिटीजन जो अपना TDS डिडक्ट ना हो, इसे अवॉइड करने के लिए डिक्लेरेशन देते थे, वो 15G या 15H में देते थे। अब उस फॉर्म नंबर 121 हो गया है। सेकेंड जो मेजर अमेंडमेंट आई है वो है ये जो प्रॉपर्टी खरीदते थे, व्हेन वी बाय रिमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन कंसिडरेशन ऑफ 50 lakhs वी हैव टू डिडक्ट द TDS ऑफ अ सेलर एट द रेट 1%। प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर हमारे मल्टीपल सेलर्स हैं तो हमें मल्टीपल फॉर्म्स भरने होते थे, फॉर्म 26Q मल्टीपल्स भरने होते थे और मल्टीपल चलान आते थे। उसकी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एट टाइम्स हमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती थी। इस एक्ट ने उस बात को भी सिंप्लीफाई किया है, जो इसके बदले फॉर्म आया है फॉर्म 141, उसमें मल्टीपल सेलर्स को एक ही फॉर्म में डिडक्ट कर उनका एलोकेटेड परसेंटेज मेंशन करने का सिस्टम आया है, जिससे कि हमें TDS काटते वक्त अगर 4 सेलर्स हैं और एक ही सेल डीड हो रही है तो मुझे एक ही फॉर्म 141 फाइल करना है। पहले ये 26QB या 26QC QD QE मुझे मल्टीपल पैन टू पैन भरने थे। एक पैन से मैं मल्टीपल पैन पे TDS नहीं काट सकता था इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक ये मेजर वेलकम चेंज आया है इस एक्ट में, जो टैक्सपेयर से बात कर रहा है, इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया। दूसरा, TDS जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का काटेंगे तो आज से एक मल्टीपल सेलर्स के केस में भी एक ही फॉर्म हमें भरना होगा। थर्ड थिंग आती है जो मेजर चेंज है, वो है फॉरेन रेमिटेंस की। हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं या बाहर हम किसी भी इंडिया से बाहर जो हम फंड्स रेमिट करते हैं उसके लिए हमें एक फॉर्म 15CA भरना होता था, और अगर वो टैक्सेबल नेचर की ट्रांजैक्शन थी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 15CB भरना होता था। अब उस फॉर्म का 1 अप्रैल 26 से नाम चेंज हो गया है। जो फॉर्म 15CA हम भरते थे उसके बदले हमें भरना होगा फॉर्म 145, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म 15CB देते थे उसकी जगह हमें देना होगा फॉर्म 146। ये एक मेजर चेंज है जिसमें एक डे टू डे पब्लिक को प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा एडॉप्टेबिलिटी का इशू आएगा, बट स्ट्रीमलाइन होने की वजह से ईजिली हम चेंज कर सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक मेजर चेंज इस एक्ट में आया है वो ये है कि हम जितनी भी कंप्लाइंसेस डे टू डे हम करेंगे उसके लिए बहुत मल्टीपल फॉर्म्स थे, तो कोशिश की गई है गवर्नमेंट द्वारा कि मल्टीपल फॉर्म्स को हटा के मल्टीपर्पज़ फॉर्म, एक ही तरीके के एक्टिविटीज़ का बास्केट बना के एक मल्टीपर्पज़ फॉर्म इम्प्लीमेंट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर्म 141 की हमने बात करी, TDS और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग था, रेंट के लिए अलग था, कॉमर्शियल हम कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट या प्रोफेशनल की पेमेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, उसके लिए अलग था, VDA के लिए अलग था। अब एक कंसोलिडेट फॉर्म आ गया, फॉर्म 141। हम 15G 15H की बात करें, हमें ये नहीं समझ में आता था किस पे 15G एप्लीकेबल होगा, 15H ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल्स हमें ईजिली समझ में आते, बट एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा नया था ये। उसके लिए कंसोलिडेट फॉर्म आ गया है फॉर्म 121। जब हम कोई भी टैक्स पे करेंगे, जो टैक्स 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 वाले साल के लिए पर्टेन करेगा, तो उसके लिए एक अलग विंडो है, हमें ढंग से वो विंडो सेलेक्ट करनी है, टैक्सेयर समझना है, और उसके बाद ही हमें प्रोसीड करना है। इस बात का हमें एज अ कॉमन मैन बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब विंडो आती है तो वो कहता है अप टू द ट्रांजेक्शन ऑफ असेसमेंट या 26-27 या द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 26-27। तो एक कन्फ्यूज़न हमें हो सकता है कि ये क्या नया आ गया। जो ट्रांजेक्शन 31 मार्च 26 तक की है उसके लिए असेसमेंट ईयर की टर्मिनोलॉजी चलेगी, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज transactions pertaining to the previous year 25-26 and resultant to assessment year 26-27, but whereas the transaction will be related to 1st April 26, that will be termed as a tax year transaction. The first tax year in this current Income Tax Act 2025 will be the commencing from 1st April 2026 for the existing assessees of income tax. तो हमें ध्यान रखना है कि इस साल असेसमेंट ईयर 26-27 की भी कंप्लाइंस होनी है, और टैक्स जो रेकरिंग कंप्लाइंस होनी है वो टैक्स ईयर
26-27 की होनी है. For more queries, you can contact our team, you can contact to our social media pages, and if you want my email ID, will be writing in the caption. You can contact me for the clarification. Just a disclaimer, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, just to guide our society regarding the upcoming changes, so that the compliance can be done easily, more